हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं जैव कृषि के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि जैव कृषि जो है, जिस पर सरकार भी, किसान भी और हम लोग भी जैव प्रोडक्ट की मांग करते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है, क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत इस पर, इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत महत्व दे रही है। और हर जगह जैव कृषि, जैसे कम तो क्या हो गया, पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। इसी तरह बहुत सारे राजस्थान में भी बनने वाले हैं कई डिस्ट्रिक्ट्स जो है। तो इस तरह से क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। तो आज हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स या फायदे। सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि हम अपनाते हैं, जैव कृषि यदि हम अपनाते हैं, तो इससे खेती में समग्रता अर्थात घर, पशुपालन, खेती के बीच उचित सामंजस्य रहता है। मतलब यदि हम जैव कृषि को अपनाते हैं तो इससे खेती, घर, पशुपालन और खेत, मतलब श्रमिक, घर से श्रमिक मिलेंगे, पशुपालन से खाद मिलेगा, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, और खेत, इन तीनों के बीच जो है उचित सामंजस्य रहता है और ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि जैव कृषि को अपनाया जाता है तो खेती में समग्रता आती है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि घर, पशुपालन और खेती जो है, इनके बीच उचित सामंजस्य रहता है और ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्यों अपनानी चाहिए जैव कृषि? क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन से होने वाले कृषि के नुकसान को कम करने के साथ ही कृषि द्वारा किए जाने वाले गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में भी समग्र खेती मददगार साबित हो सकती है। मतलब जब हम खेत में, कृषि में रासायनिक खाद का या रासायनिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है। और गैसों का उत्सर्जन होता है तो वो पर्यावरण में फैल जाता है, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैव कृषि को अपनाना होगा। इस प्रकार जैविक कृषि को अपनाकर कृषि द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है ना। तो क्यों जैव कृषि का सबसे पहला फायदा तो क्या है कि जैव कृषि में एक तो समग्रता रहती है। मतलब इसमें घर, पशुपालन और खेत, इन तीनों के बीच उचित सामंजस्य रहता है और एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो, जब हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं कृषि में, तो उससे गैसों का उत्सर्जन होता है और जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी खेती, सब चीजों के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन हम जैव कृषि को अपनाते हैं तो उस चीज से हम बच जाते हैं। इसमें जैव, क्योंकि रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा कि ग्रीन हाउस जो गैस है उनका उत्सर्जन कम होगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और हमारी हर चीज जो है वो सुव्यवस्थित रहेगी। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने में सहायक है। जैविक खेती से आधुनिक कृषि की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे हमने पहले लिया, क्योंकि इनमें समग्रता रहती है। और हम इसमें क्या करते हैं, पशुपालन के द्वारा जो भी खाद या कीटनाशक है उनका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें, क्योंकि रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। अनेक अध्ययन व क्षेत्र के परीक्षणों से यह साबित हो चुका है कि जैविक कृषि अपनाकर इन नुकसानदायक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। मतलब यदि हम जैविक कृषि को अपनाते हैं तो हानिकारक जो गैस है उनके उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं। जैविक खेती मिट्टी में कार्बन को अवशोषित करके जो मिट्टी में कार्बन एकत्रीकरण को लगभग 80% तक कम कर सकती है। जैविक खेती जब अपनाते हैं तो वो जैविक खेती की जो मिट्टी है वो कार्बन को अवशोषित कर लेती है। कार्बन को अवशोषित करने से मिट्टी में जो कार्बन का एकत्रीकरण है वो कम हो जाता है। पारंपरिक बीजों का प्रयोग करके जैविक कृषि द्वारा बाढ़ग्रस्त व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी रासायनिक कृषि की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक प्राप्त की जा सकती है। मतलब पारंपरिक बीजों से भी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, HYV या उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे थे उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, परंतु अनेक परीक्षणों के द्वारा ये साबित हुआ है, या अनेक जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि यदि हम जैविक पारंपरिक बीजों का ही प्रयोग करते हैं लेकिन ये जैविक विधियां अपनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन जो है वो बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर भी बढ़ सकता है। अगला है
कि जैविक कृषि जो है, नाइट्रोजन जो होता है वो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए या मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी जैविक खेती की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक कृषि में रासायनिक खाद के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है। आधुनिक कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग करके क्या करते हैं, भूमि में जो नाइट्रोजन की पूर्ति हम करते हैं। इन रासायनिक खादों को तैयार करने में अत्यधिक मात्रा में फॉसिल फ्यूल आदि का प्रयोग होता है, जिनकी लागत काफी अधिक होती है। जबकि जैविक खेती नाइट्रोजन के लिए आत्मनिर्भर होती है। जैविक खेती में नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली होती है, अर्थात इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की उपलब्धता रहती है। जैविक खेती में जानवरों के गोबर से तैयार खाद व फसल अवशेषों से तैयार खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में हम क्या करते हैं, या तो जानवरों के गोबर से खाद तैयार करते हैं या फसल अवशेष जो बचे हैं उनसे खाद तैयार करते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उत्पन्न होती है। इस प्रकार रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाली खरपतवार रासायनिक खाद से जो उत्पन्न होती है खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, उसके उत्सर्जन में भी जैविक खेती, उसके उत्सर्जन को मतलब जैविक खेती यदि हम अपनाते हैं तो कम कर सकते हैं। जैविक खेती के अंतर्गत विविधतापूर्ण खेती, जैविक खाद, फसल चक्र, हरी खाद तथा दलहनी फसलों का प्रयोग भी नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकता है। मतलब यदि हम जैविक खेती को अपनाते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में बनी रहती है, जो हमें अभी तक हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक खाद के रूप में इसको दे रहे हैं, मिट्टी के पोषक तत्व के रूप में। लेकिन यदि हम जैविक खेती को अपनाएंगे तो हमें रासायनिक खाद के रूप में नाइट्रोजन को नहीं देना पड़ेगा, और उसके कारण से जितना भी पर्यावरण को और मिट्टी को नुकसान होता है वो नहीं होगा। क्योंकि जैविक खेती को अपनाने के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे जैविक खाद है या विविधतापूर्ण खेती, मतलब बहुत सारी अलग अलग छोटी फसलों को बोते हैं, फसल चक्र बदल बदल कर फसलों को बोते हैं, या हरी खाद या दलहनी फसलें जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, उनका प्रयोग करते हैं। तो उनका प्रयोग खाद के रूप में जब हम करते हैं तो हमें रासायनिक जो नाइट्रोजन है उसकी जरूरत नहीं होती है, जिससे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आती है, और इससे क्या होता है, मिट्टी को, पर्यावरण को, हर चीज को फायदा होता है। अब है मीथेन के उत्सर्जन में कमी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मीथेन का 14% है, जिसका 2/3 हिस्सा कृषि द्वारा ही उत्सर्जित होता है। मतलब ग्रीन हाउस गैस जो है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है, उनमें मीथेन जो है वो 14% मानी जाती है, और उसका 2/3 जो पार्ट है वो केवल कृषि से ही पैदा होता है। मतलब कृषि में जो रासायनिक हम यूज करते हैं उनके कारण से मीथेन जो है उत्सर्जित होती है। जैविक कृषि को अपनाकर इसके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है, जिससे जानवरों की देशी प्रजातियां बहुत मददगार होती हैं, क्योंकि जानवरों के गोबर के समुचित उपयोग से भी मीथेन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। धान की खेती जो है उससे मीथेन गैस को, क्योंकि पानी जिस फसल में सबसे ज्यादा होगा वहां पर मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। तो चूंकि धान जो है वो पानी में बोया जाता है, तो धान की खेती से निकलने वाली मीथेन गैस को कम करने के लिए कम पानी वाले धान की खेती लाभदायक होगी, जो हम जैविक कृषि के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से और होगा इसका क्या, कि इसके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम कर सकते हैं। जैविक खेती के द्वारा कार्बन को, हमने तभी पिछले उसमें देखा कि यदि हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो जो मिट्टी जो है वो कार्बन को 80% तक अवशोषित कर लेती है, जिससे मिट्टी में जैविक जो कार्बन जो है वो कम एकत्र होता है। तो जैविक खेती कार्बन को मिट्टी में अवशोषित करती है, जिससे जैविक खादों व खेती की विविधता से मिट्टी में कार्बन का उचित अनुपात बना रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक कृषि ऐसी तकनीक है जो मिट्टी के संरक्षण को रोककर कार्बन के नुकसान को लाभ में परिवर्तित कर देती है। मतलब कार्बन से जो नुकसान होने वाला था वो लाभ में परिवर्तित हो जाता है। अगला है जैविक कृषि से लागत कम तथा लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। जैविक कृषि चूंकि रसायन पर आधारित नहीं है, या उसमें रासायनिक खाद, रासायनिक तत्वों और कीटनाशक, इन सबको हम काम में, या उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग नहीं करते जिनकी लागत बहुत अधिक होती है। तो चूंकि उन सबको हम प्रयोग में नहीं लेते हैं, इसलिए जैविक कृषि में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं कि जैविक कृषि जो है समग्र खेती है ना। इसमें घर, परिवार और पशु, खेत, घर, पशुपालन और खेत, इन सब के बीच में सामंजस्य रहता है। मतलब इन तीनों की आत्मनिर्भरता के द्वारा हम जैविक कृषि कर सकते हैं। घर का मतलब घर सिस्टमिक है ना, फिर
जैव पशुपालन से खाद, पेस्टिसाइड्स या बीज जो है वो हम घर से ले सकते हैं। इन सब से खेत से जो बीज आए उसी को हम काम में ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सारे संसाधन जो हैं कृषि के लिए जो भी हमें चाहिए वो सारे हमें वहीं से मिल जाते हैं घर से ही, तो उनकी लागत कम आती है। लागत कम आती है तो और उनको जैविक जो उत्पाद हैं आजकल वर्तमान समय में तो उनकी मांग इतनी हो रही है कि उनकी कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, तो उनके कारण से किसान को एक तरफ लागत तो कम आती है लेकिन फायदा कीमत ज्यादा मिलती है, तो इसलिए उसमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। रासायनिक कृषि पूरी तरह बाजार पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक सभी बाजार से ऊंची लागत पर खरीदे जाते हैं। जबकि जैविक खेती में किसान अपने स्वयं द्वारा तैयार सामग्री का प्रयोग करके खेती में खर्च को कम करने व ज्यादा लाभ कमाने में सफल हो जाता है। इस खेती में जैविक खाद, दलहनी फसलों तथा वृक्षों के संयोजन से मिट्टी की सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और कृषि की उत्पादकता स्वयं ही बढ़ जाती है। जैविक खाद कृत्रिम खाद से अधिक बेहतर होती है। रासायनिक खेती में जलवायु परिवर्तन से अधिक नुकसान होता है, जबकि जैविक खेती पर जलवायु परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मतलब जलवायु जो परिवर्तित होती है तो रासायनिक खेती जो है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब जलवायु परिवर्तन मतलब बारिश हो रही है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जो रासायनिक खेती वाली जो फसलें हैं वो उसको सहन नहीं कर पाती, लेकिन जैविक खेती जो है इन सब प्रभावों को सहन कर लेती है। अगला है कि जब हम जैविक कृषि को अपनाते हैं तो इससे स्वस्थ और उत्तम भोजन उपलब्ध होता है। यूएसए में एक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि रासायनिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि द्वारा उत्पादित पदार्थ अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जैव खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक खेती से उत्पन्न उत्पादों में हानिकारक तत्व जैसे एल्यूमिनियम, पारा व सीसा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हम, ये तो अध्ययन से भी अब साबित हो गया है कि यदि हमें स्वस्थ और अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए तो हमें जैविक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि जैविक कृषि को जब हम अपनाते हैं तो उससे लाभदायक जो पदार्थ हैं वो तो भोजन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हानिकारक पदार्थ जो रासायनिक कृषि के कारण उत्पन्न होते हैं वो इसमें पैदा नहीं होते, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माने जाते हैं। अब है कि जैविक कृषि को अपनाते हैं तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्योंकि रासायनिक कृषि जब हम अपना रहे हैं तो उससे के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो कम होता जा रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता में जो है कमी आ रही है। परंतु जैव कृषि के अंतर्गत मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। उसमें ऐसी कृषि विधियां अपनाई जाती हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। जैविक खेती के अंतर्गत बहुफसल, फसल चक्र, जैव खाद व जैव कीटनाशक व न्यूनतम कर्षण विधियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बन संगठन को बनाए रखने के लिए हरी खाद, खेतों के अवशेष, कंपोस्ट और पौध अवशेषों के प्रयोग द्वारा मिट्टी का क्षरण कम करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जाता है। रासायनिक कृषि की तुलना में जैव कृषि मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ाकर तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला है कि जैव कृषि यदि हम अपनाते हैं तो इससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आय में भी वृद्धि होती है। जैव कृषि के द्वारा उत्पादकता कुछ समय के लिए कम हो सकती है, परंतु धीरे धीरे क्या होगा कि ये उत्पादकता बढ़ जाएगी, और इसके कारण से एक तरफ तो उत्पादकता बढ़ रही है लेकिन हमारी लागत कम आ रही है, क्योंकि हम बाहरी आगतों का इसमें प्रयोग बहुत कम करते हैं। हम क्या करते हैं, जो स्थानीय संसाधन है उनसे जो आगत जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं जैव कृषि में, चूंकि हम स्थानीय संसाधनों का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं इसलिए इनकी लागत तो कम होती है, लेकिन उत्पादकता बढ़ने के कारण फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत कम आती है, तो इसलिए किसानों को इससे ज्यादा फायदा होता है, उत्पादकता बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है। जैव कृषि में क्योंकि कीटनाशकों का तो प्रयोग हम करते ही नहीं है, हम तो ऑर्गेनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो अध्ययनों के द्वारा ये पाया गया है कि जैविक कृषि करने से रासायनिक कृषि की तुलना में कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम या शून्य होने के कारण फसलों पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं, जिससे फसल कीटनाशक के दुष्प्रभाव से बची रहती है। खेती में रासायनिक खाद एवं दवा, अत्यधिक सूखा तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी के कारण लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है या वे समाप्त हो जाते हैं, जबकि जैविक कृषि में जैव खाद का प्रयोग करने से हानिकारक जीवाणु पनप ही नहीं पाते हैं, और जो पनपते हैं उनको नष्ट करने के लिए नीम, आक, धतूरा, राख, पंचगव्य, पंचगव्य मतलब गाय के मूत्र है ना, गोबर और ये
दूध, छाछ, इस तरह से हर चीज को शामिल करके उनसे हम कीटनाशक तैयार करके कर लेते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को पनपने नहीं देते, जिससे फसल की लागत कम होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्योंकि जैविक कृषि में सारे स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं और खुद घर के लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये एक समग्र खेती है जिसमें घर परिवार, घर, पशुपालन और खेती तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए बहुत से अध्ययन ये बताते हैं कि जैव कृषि में रासायनिक कृषि की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैव कृषि के लिए खाद, कीटनाशक व बीज स्वयं किसान द्वारा तैयार किया जाता है और जिसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए भारत जैसे या राजस्थान जैसे श्रम प्रधान राज्यों में जैव कृषि जो है एकमात्र विकल्प है जो रोजगार को बढ़ा सकता है। एक ये है कि जैव कृषि के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत से अध्ययन ये बताते हैं कि खेती में जो कृषि में जो कार्य किया जाता है लेबर का, वो सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं को एक मोरारका फाउंडेशन है जिसने 2009 में वीरबाला परियोजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य क्या है, जैव कृषि विस्तार के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करना। इस परियोजना के द्वारा महिलाओं को जैव कृषि विधियों व कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे ये वीरबालाएं क्या करती हैं, किसानों से उनके कृषि क्षेत्रफल, फसलों के बारे में, खाद, बीज, सिंचाई, कीटनाशकों के उपचार और अनुमानित उत्पादकता के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। उसके बाद किसानों को जैव कृषि की तकनीकी, जैव आगतों तो फसलों को कीटों व बीमारियों से सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं। ये सब कार्य घर बैठे फोन के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो इस तरह से वो जो महिलाएं हैं वो घर बैठे ही आय का एक नया स्रोत उनको मिल जाता है और वो अपनी आय अर्जित कर सकती हैं, जिससे घर के उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण घर के जो निर्णय लेने में है ना, उनमें वो सशक्त हो जाती है, मतलब निर्णय में भागीदारी उनकी हो जाती है। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हुए जैव कृषि के फायदे या लाभ या बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके कारण से सरकार के द्वारा हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व के सभी देश जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। बहुत सारे देशों में जैसे सिक्किम तो पूरा फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन ही गया है। तो इस तरह से हर जगह पर जैव कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। धन्यवाद।